कर्मचारीगण, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ आपके बीच उपस्थित। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। जब देश आजाद नहीं हुआ था और आजादी मिलने वाली थी, तब अंग्रेजों ने कहा कि एक अंतरिम सरकार बन जानी चाहिए जिसको हम सत्ता सौंपकर यहाँ से जाए। तब अंतरिम सरकार बनी और हुआ श्री बाबू जी को जॉर्ज VI का निमंत्रण आया कि आप इस सरकार में आइए, शामिल होइए और वो श्रम मंत्री बने। आजादी के बाद देश के सबसे पहले श्रम मंत्री बने। कुछ लोगों ने कहा कि श्रम मंत्री, श्रम मंत्रालय तो महत्वपूर्ण नहीं होगा और मंत्रालय जितनी इसकी ऊंची साख नहीं है। बाबू जी ने कहा था कि अगर देश चलता है ना तो दो ही तरह के लोगों के कारण चलता है, एक देश के मजदूर और दूसरे देश के किसान। अगर ये दोनों ही खुशहाल नहीं होंगे तो देश कैसे खुशहाल होगा। उनकी सोच थी और इसलिए वो निरंतर कार्य करते हैं। बहुत से बुनियादी कानून उन्होंने बनाए जब वो श्रम मंत्री थे और बहुत से बुनियादी कानून उन्होंने बनाए जब वो कृषि मंत्री थे। ये तो इतिहास की बात थी, मगर मैं अपने को उस परंपरा से जोड़ती हूँ। मैं राजनीति में इसलिए आई हूँ और मेरे बेटे, मुझे खुशी कि वो इंग्लिश में थे, वहां से लौट आए। लोग कोशिश करते कि वहां जाए तो वहां से लौट आए। मुझे खुशी है कि वो इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम जो पसीना बहाते हैं, जिन्हें समाज में सबसे नीचे के स्तर पर रखा जाता है, उन्हें हम कैसे ऊपर उठाएं, उन्हें उनका उचित दर्जा कैसे दिलाएं, उन्हें उनका सम्मान कैसे दिलाएं, दोनों ही जरूरी है। और मैं अपने को, मैंने शुरू में ही कहा, सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ और आप लोगों के दर्शन कर रही हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर आप न रहे यहाँ पर, आप रोज सुबह उठ करके काम पर न जाएं तो ये पता चलेगा नहीं, ये देश चलेगा नहीं। और तीन तरह के हैं ये दुख होता है। स्थायी कर्मचारी है, स्थायी कर्मचारी भी स्थायी कहने को है, वेतन कितना मिलता है ये हम सब जानते हैं। उसमें 2 जून का भोजन भी मयस्सर होता है या नहीं होता है, भोजन पौष्टिक है या नहीं है, बच्चे को 1 गिलास दूध मिलता है कि नहीं मिलता है, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ पाता है कि नहीं पढ़ पाता है, माता पिता अगर बीमार पड़े तो अच्छे अस्पताल में उनका इलाज हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्या इतना वेतन मिलता है जो स्थायी है, कहने को है।
और जिनका बेटा जिंदा नहीं है। पहले पहले एमपी बनी बिजनौर की, तो वहाँ नगर निगम के कर्मचारी मेरे पास आए, बोले हमको 7 महीने से वेतन नहीं मिला, 7 महीने से वेतन नहीं मिला। बेटा आपके यहाँ जो अफसर है उनको मिलता है? हाँ, अफसर को मिलता है। आपके यहाँ जो उच्च पदाधिकारी है उनको मिलता है? हाँ, उनको मिलता है। मगर इनको जो वास्तव में काम करते हैं उनको 7 महीने तक नहीं मिला। और फिर स्थायी कर्मचारी है तो रोज सोचते हैं अब हम कब रखे जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, इतना सा वेतन मिलता है। और फिर नया रिवाज शुरू हो गया। पहले तो नहीं था, मैं नहीं जानते, पहले ठेके पर देता था, पहले नहीं था, पहले नहीं था। और आपको बता दूं, बाबूजी नहीं इंटर की स्थापना की, इंटर की स्थापना ये नया रिवाज, ये शोषण का नया तरीका निकला है। और सब और आरक्षण बचाने का नया तरीका निकला, आरक्षण खत्म कर दे, ये एक नया तरीका। तो सबसे ऐसे समाधान हो, इसका समाधान जरूरी है, इसका समाधान जरूरी है। आप सब में बहुत ताकत है। लोग कहते हैं हम कहीं ऊपर से अपनी किस्मत लिखवा कर आए हैं, मगर हमारी इस उंगली में इतनी ताकत है कि हम पूरे मुल्क की किस्मत लिख सकते हैं। 1 जून को चुनाव हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान पहले नंबर का है जनसंख्या के मामले में। पूरी अमेरिका में जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा हमारे यहाँ मतदाता है। यहाँ चुनाव हो रहा है, क्या करेंगे यहाँ के लोग, किस ओर जाएंगे? उस ओर एक विचारधारा है जो अंधेरे में ले जाएगी, डुबा देगी, शोषण करेगी, और देगी, नफरत फैलाएगी। और एक तरफ विचारधारा है जो आगे बढ़ाएगी, रोशनी की ओर ले जाएगी, प्रेम और सद्भाव के वातावरण में आपके हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। ये दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव हो रहा है और यहाँ की जनता किसको चुनेगी, सारी दुनिया देख रही है। पटना को तो खास तौर पर देख रही है। पटना को क्यों खास तौर पर देख रही है? इसके 2 कारण हैं। एक तो कारण है कि पटना के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं, तो वहाँ के लोग पटना को देख रहे हैं, उस देश के लोग। और दूसरा कारण है कि पटना का इतिहास बहुत पुराना है, वह स्वर्णिम इतिहास है, सम्राट अशोक के समय का इतिहास है। और अशोक चक्र हमारे राष्ट्र ध्वज को सुशोभित करता है, पटना उससे जुड़ा हुआ। तो हमारी प्रतिष्ठा, हमारा गौरव, हम कितने सक्षम हैं, कितने समझदार हैं और अपनी ताकत को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इस सब की परीक्षा इस समय हो रही है। तो आप इतिहास लिखिए, वक्त ने कलम थमा दी है आपके हाथ, ये इतिहास लिखिए। आने वाली, मैं तो कहती हूँ कि 18 बरस से जो ऊपर है उनको वोट डालने का अधिकार है, 18 बरस से जो नीचे है उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं कि जो 18 बरस से ऊपर है वो समझदार होते हैं और जो 18 से कम है वो उनको समझ नहीं है।
तो मैं तो ऐसा समझती हूँ, मैं जब वोट डालने जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ जो इस देश के बच्चे हैं, जो सड़क पर आज भी भीख मांगते हैं, उनका भविष्य मैं कैसे उज्जवल बनाऊंगी इस वोट को डाल करके। उनके भविष्य के बारे में सोच करके हमें वोट डालना। हम अपना नहीं सोचना, अपना क्या सोचना, अपना क्या सोचना। इस पटना ने बहुत कुर्बानी दी है इस देश के खातिर। किसी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने अपना नहीं सोचा था, हमें क्या अपना सोचना। हमें अपने देश के बच्चों के बारे में सोचना है कि जब हम बटन दबाएंगे तो उनका भविष्य उज्जवल करेंगे कि उनका भविष्य अंधेरे में डाल देंगे, सिर्फ ये सोचना। तो आप सब ये मन में ठान लीजिए, मन में ये ठान लीजिए कि 1 तारीख को हम क्रांति करने जा रहे हैं। वैसे भी आप लोग क्रांतिकारी के फोटो यहाँ लगाएंगे, क्रांति करने जा रहे हैं तो 1 तारीख को 1 नंबर पर पंजा छाप पर बटन दबाइए। ये मेरा आपसे आग्रह है, अनुरोध है। और जाइए जरूर, छोड़ मत दीजिएगा जाना। सबसे पहले लाइन में खड़ी होंगी मेरी माता, मातृ शक्ति, नारी शक्ति सबसे पहले खड़ी होगी। उसके बाद खड़े होंगे हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, जिनका हम पैर छूते हैं उनको हम खड़ा करेंगे। और सबसे आखिर पे खड़े होंगे हमारे नौजवान, और ऐसे खड़े होंगे कि देश में फिर सब कुछ उथल पुथल हो जाए और एक नया सवेरा आए। तो ये है वोटिंग मशीन, वोटिंग मशीन की नकल बनी है। और ये पहला नंबर है, ये अंशुल अभिजीत का नाम है, पंजा का निशान है और